डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। अभी तक हम लोगों ने 2D यानी कि क्षेत्रफल चैप्टर से 31 क्वेश्चन कर लिया, 31। अभी ढेर सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। हम एक तरफ से एक एक सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर देख लेंगे पूरा का पूरा। देखो, एक इस प्रकार से जब हम कोई चीज़ ठान लेते हैं कि हम ऐसा करके रहेंगे तो बहुत कुछ संभावनाएं होती हैं कि अब वह काम आप कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपके इरादों में थोड़ी बहुत कमजोरी आ रही है तो फिर वह काम पूरा होने में संदेह होता है। और आप देख रहे होंगे कि हम लगातार आपके पास एक एक चीज़ लेकर आते जा रहे हैं और उम्मीद है कि आगे ऐसा ही करते रहेंगे और पूरी एक कंप्लीट बुक आपके पास हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते चले जाएंगे और एक चैनल भी बड़ा हो जाएगा, परिवार अपना, और एक बहुत शानदार काम भी हो जाएगा। आने वाले समय में अगर आज आपने अखबार देखा होगा तो आज 9 मार्च है, तो हिंदुस्तान पेपर में यह छपा था कि 40,000 भर्तियाँ एकदम सामने खड़ी हैं। 40,000 व्यक्तियों की भर्ती होनी है। अब ये विभिन्न विभाग हैं, अलग अलग विभाग हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं यह सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं से वीकनेस है तो वीकनेस अब दूर करने के लिए बहुत कम समय बचा है। अगर अभी आप सोच रहे हैं केवल कि हाँ हम करेंगे, तो अब आप लेट कर रहे हैं। आप ज़रूर करना शुरू कर दीजिए, लेट नहीं कर सकते। हम अपने तरफ से जो प्रयास कर रहे हैं, एक एक सवाल करवा दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए आप में से कोई ऐसा भी है जिसका कॉन्सेप्ट भी नहीं है अभी क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट तो यहाँ से ना हो पाएगा। कॉन्सेप्ट के लिए तो क्लास लेनी पड़ेगी। क्लास लेने के लिए एक व्यवस्था मैंने कर रखी है, वो डेली क्लास होती है। डेली मतलब 1 घंटा फिक्स है, वो डेली होती है रात में 9:30 PM। 9:30 PM पर डेली क्लास होती है। 90 क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम चल रहा है इस समय। 9:30 PM सोचो, हम लगातार प्रयास जारी रखे हैं। 9:30 PM पर डेली क्लास होती है और लाइव क्लास होती है, लाइव, जिसमें आप अपनी बातें कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटी सी फीस भी बना रखी है, 499। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डेली काहे बता रहे हैं। दरअसल डेली इसलिए बताते हैं कि अभी ये नया चैनल है और नए नए लोग जुड़ते रहते हैं रोज़, तो अब उनको जानकारी नहीं होती है, इसलिए बताना होता है। आइए अब मुद्दे पर चलते हैं। नया प्रश्न शुरू हो रहा है। देखिए, यही सवाल था, जैसे मैंने शुरू किया था तैसे कुछ व्यवधान पैदा हुआ था। अब यहाँ से फिर से शुरू करते हैं। एक श्यामपट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दे तथा चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दे, तब इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। तो श्यामपट्ट की लंबाई कितनी है? अब जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे पहले कर दीजिए। श्यामपट्ट की लंबाई चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। पहले हम एक श्यामपट्ट लेते हैं ऐसे, और एक और श्यामपट्ट लेते हैं। लंबाई में इन्होंने 7 सेंटीमीटर वृद्धि किया, थोड़ा पतला ले लेते हैं, है ना, पतला है। देखो ऐसे है श्यामपट्ट। तो जो पहला वाला श्यामपट्ट है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, यानी चौड़ाई अगर x है तो लंबाई x + 8 है। ठीक है। अब करें लंबाई में 7 सेंटीमीटर वृद्धि कर देंगे। अगर 7 सेंटीमीटर वृद्धि कर देंगे और 8 पहले से था तो x + 8 7 15 हो जाएगा। और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर देंगे, यानी चौड़ाई हो जाएगी x - 4। कह रहे दोनों कंडीशन में जो इसका क्षेत्रफल है वो अपरिवर्तित रहा है। अपरिवर्तित मीन्स नॉट चेंज। तो अब हम बस कुछ नहीं करना है, हम इसका लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, उसका लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। आओ देखते हैं, पहले वाले को देखते हैं। लंबाई है x + 8 और चौड़ाई है x, इसका क्षेत्रफल हो गया, बराबर होगा उसका क्षेत्रफल। लंबाई है x + 15 और चौड़ाई है x - 4। अब कह रहे हैं दोनों बराबर है, बस गुणा कर लो, x की वैल्यू हाजिर हो जाएगी। चलो गुणा करते हैं। x² + 8x बराबर, इसका गुणा करें तो x² - 4x + 15x, बोलो, और फिर -60। गुणा करना तो आप जान रहे होंगे अलजेब्रा का, ये दोनों x² कैंसिल हुआ। अगर हम देखें तो इस जगह पे आया हुआ है 15 में से 4 घटाओ 11x,
अगर 11x यहाँ है और 8x यहाँ है तो 8x उधर ले जाएंगे तो खूब बचेगा कितना, 11 में से 8 घटाओगे 3x बचेगा और ये 60 इधर आ जाएगा ऐसे। तो बताओ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। अगर x की वैल्यू 20 आ जाएगी तो पूछा है श्यामपट्ट की लंबाई कितनी है। भाई श्यामपट्ट की लंबाई तो x + 8 है और x की वैल्यू 20 आ चुकी है, तो क्या हम कह सकते हैं 20 + 8 = 28। 28 सेंटीमीटर श्यामपट्ट की लंबाई होगी, जो आपका पहला विकल्प सही है। ठीक है, उम्मीद करिए मैंने बहुत धीरे धीरे करने की कोशिश किया, एक एक सवाल जिससे आप हर बात अच्छे से समझते जाएं। 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी। तो आयत की चौड़ाई बता दो। ये तो बहुत अच्छा सवाल हुआ। एक आयत है, इसकी लंबाई 108 मीटर है, चौड़ाई नहीं पता, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल है उस वर्ग के बराबर है जिसकी भुजा 72 सेंटीमीटर, ये कह रहा है 72 मीटर लंबी। तो इसका मतलब हुआ कि x गुणा 108 बराबर होगा 72 गुणा 72। बोलो भाई, इसका आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। बताओ x बराबर क्या हो गया, 72 गुणा 72 और बटा 108 कट जाएगा। 36 दूने 72 और 36 तिया 108 और 3 से इसको काट सकते हो 24 बार में। 24 दूना 48 मीटर, कितना गया भैया 48 मीटर आ गया। पूछा क्या था, आयत की चौड़ाई बताओ। आयत की चौड़ाई आ गई 48 मीटर। अच्छा है, क्लियर है। कोई समस्या हो तो बताइएगा, मैसेज जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन मैसेज नहीं कर रहे। मैसेज में हम अपने भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर करें, लेकिन जब आप उसमें सुझाव भी दे देंगे और बेहतर हो सकता है, तो आपकी एक जिम्मेदारी है, उसको आप ढंग से निभाइए। एक आयत का क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है, जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। वर्ग की प्रत्येक भुजा बताओ। भाई वर्ग की प्रत्येक भुजा नहीं पता है, पता नहीं कितना ही x है। और जो इसका क्षेत्रफल है, आयत के क्षेत्रफल 360 है और वर्ग का क्षेत्रफल का 90%, वर्ग का क्षेत्रफल x है, x स्क्वायर, और इसका 90% है भाई, 90% है, क्या है 360 है। सोचो क्या करा, वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है आयत का क्षेत्रफल। और जरा देखा जाए, 90 से 360 कट जाएगा 4 बार में और 100 उधर जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 400 हो जाएगा। क्या x बराबर 20 हो जाएगा। पूछा क्या है, वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ। x की वैल्यू 20 आ चुकी है और यही हमसे पूछा गया है। कहाँ गया 20, वाओ, इन्होंने दो जगह 25-25 कर दिया है, किसी एक को 20 बना लीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। दो जगह 25-25 नहीं हो सकता है, एक जगह 20 बना लो। आओ आगे बढ़ते हैं। किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होता है। देखो भाई, ये है वर्ग, इसकी भुजा को a मान लो, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके वर्ग का विकर्ण ले लो आप। वर्ग का विकर्ण कितना होता है आप जानते हो, √2a होता है। और इसके विकर्ण पर एक वर्ग बना दो, ऐसे बना दिए। अब ये जो बड़ा सा वर्ग दिख रहा है, इसकी एक भुजा तो √2a दिख रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बड़े वर्ग का, √2a का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, √2a का होल स्क्वायर। यही अनुपात पूछा गया है बस, यानी ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर और नीचे होल स्क्वायर करोगे तो 2a स्क्वायर। अब दोनों a स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा नीचे 2, अर्थात 1:2 आपका उत्तर आना चाहिए। कहीं दिख रहा है, सी विकल्प हो रहा है। देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल तथा उस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 होता है। चाहे आप इसको याद कर लीजिए, यह एक तथ्य बन जाता है। अच्छा, क्योंकि ये बदलना नहीं है कहीं, ध्यान से देख लो मैंने क्या किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। एक वर्ग है, ये वर्ग है, इसके अंतःवृत्त और परिवृत्त। अंतःवृत्त कौन होता है, ये होता है, और परिवृत्त क्या होता है, ये होता है। कह रहे इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात बता दो। हम अगर यह मान लें कि इसकी त्रिज्या a है, मान लें, इसका मतलब हुआ कि जो वर्ग की भुजा
2a हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2a। वर्ग की भुजा 2a हो जाएगी। अगर हमने मान लिया यहाँ से लेके आधा a है तो पूरा फिर 2a है। अब जरा विचार करो इसके विकर्ण के बारे में। जिस वर्ग की भुजा 2a होती है, बताओ, जिस वर्ग की भुजा 2a होती है उसका विकर्ण कितना होता है? आप जानते हैं विकर्ण की वैल्यू क्या है? √2 गुणा भुजा होती है, भुजा। तो बताओ √2 गुणा 2a बराबर क्या हो जाएगा? 2√2a। यानी ये पूरा विकर्ण हो जाएगा 2√2a। अगर पूरा विकर्ण 2√2a हो जाएगा तो आधा विकर्ण कितना हो जाएगा? √2a। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा? √2a। अब जरा विचार करो, छोटे वृत्त की त्रिज्या a है और बड़े वृत्त की त्रिज्या √2a है और पूछा गया है उनका अनुपात बता दो। तो आप जानते हैं पाई r स्क्वायर होता है। देखो पाई r स्क्वायर, r की जगह पे a लिखेंगे, a स्क्वायर अपान पाई √2a का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों पाई कट जाएंगे, ये बनेगा a स्क्वायर और ये बनेगा 2a स्क्वायर। दोनों a स्क्वायर कट जाएगा 1/2 यानी 1:2। यानी एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 1:2 और यह फिक्स होता है, हमेशा के लिए होता है, क्योंकि वर्ग की डिजाइन फिक्स होती है। मतलब अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए और याद करना चाहते हो तो याद कर लीजिए, कभी बदलना नहीं इसको। एक वर्ग का अंतःवृत्त तथा उसके परिवृत्त में हमेशा 1:2 का अनुपात होता है। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि हो जाएगी? क्षेत्रफल का मतलब होता है 2 बार। 2D डायग्राम्स होता है ना, जैसे कोई चीज़ 100 है और 10% वृद्धि करोगे तो 2 बार करना पड़ेगा। क्यों? 110/100, 110/100, 2 बार करना पड़ेगा। क्षेत्रफल है इसलिए। तो ये हो जाएगा 121। बताओ कोई चीज़ 100 थी, 121 हो गई, क्या हम कह सकते हैं 21% वृद्धि हो गई? एक तरीका ये है, 21 कहीं दिख रहा है। और एक तरीका, अगर आप x + y वाला फार्मूला जानते होंगे तो आप कह सकते हैं x + y + xy/100। ये भी लगा सकते हैं, ये भी सेम आंसर आ जाएगा। देखो 10 + 10 + 10 गुणा 10/100। अगर आप इसको काटेंगे तो 10 और 10 20 हो गया और 1 एकम 1 21, ये भी 21% हो जाएगा। जो दोनों में से आपको उचित लगे वही कर लीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा। एक वर्ग की परिमिति एक इतने वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? अच्छा एक बात बताओ, इतना वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त के बराबर है, मतलब एक ऐसा वृत्त है। आओ देखें, हम एक वृत्त बनाते हैं ना, एक ऐसा वृत्त बनाते हैं। देखो रुक जाओ भाई, कलर तो सही कर लें। हाँ, ये रहा। फिर से देखो, पहले तो इसको सही कर लें। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यह लगता है एकदम नया नया सीखने वाला काम चल रहा है। ये देखो वृत्त कितना शानदार बना है ना, इतना बढ़िया हाथ से नहीं बना सकते थे। तो कह रहे हैं इस वर्ग का क्षेत्रफल इतना है। भाई मेरे, अगर ये वृत्त है तो इसकी त्रिज्या ये होगी। त्रिज्या हमको तो पता ही नहीं और निकाल दिया था, और क्षेत्रफल दिया हुआ है। हम जानते हैं कि वृत्त के जो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है। पाई r स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 39,424। बहुत बड़ी संख्या है। क्या हम r स्क्वायर निकाल सकते हैं? 39,424 गुणा ये 22/7 है ना, इधर जाएगा तो 7/22 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यह 11 से कटेगा, बहुत तरह संख्याओं से कटेगा। आओ काटने की कोशिश करते हैं, किसी और कलर से काटते हैं। तो 11 दूनी 22 और 11 से काटता हूँ, 11 तियाँ 33, यहाँ बचेगा 64, 11 पचे 55 और 5 4 9 92, 11 8 88 और 11 चौक 44। और 2 से तो कटेगा ही कटेगा, तो 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? चलो काटते हैं। 2 1 2, ये काट रहा हूँ। फिर 2 7 14, फिर 2 9 18, फिर 2 2 4। अब इसको 7 से गुणा कर लो, यानी r स्क्वायर बराबर अब हमारे पास क्या हो जाएगा? r स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा 7 का गुणा करो, 7 दूनी 14, 7 63 1 64, 6 7 7 119, 119 6 125, 1000 यानी 12,544 r स्क्वायर की वैल्यू हो गई। क्या हम इससे r की वैल्यू निकाल पाएंगे? यानी वर्गमूल लेना। 12,544 का वर्गमूल निकालो,
यही निकल जाएगा 12,544 का वर्गमूल निकालना है। देखो आप कटोगे 2 से, एक एक के में एक जाएगा पहले, उसके बाद 25 आ गया, एक जोड़ करके 2 हुआ, फिर एक बार जाएगा 21 एक में 21 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा 444, तो ये हो जाएगा 2 बार 112 आ गया भाई। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 112। ठीक, अब ये आर क्या है? कह रहे हैं उसकी परिमिति है, ये जो आयत हमारा है यानी वर्ग जो है उसकी परिमिति इतना है। फिर से सुन लो ध्यान से, कह रहा है एक वर्ग की जो परिमिति है यानी चारों भुजाओं का योग है इतने वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या कैसे मान। तो वृत्त की त्रिज्या तो हम निकाल लिए, और ये वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की परिमिति है। आओ वर्ग भी बना लेते हैं। जब हम वर्ग बनाएंगे तो वर्ग कैसे बनेगा भाई? देखो यहाँ वर्ग बना लेता हूँ, ये वर्ग बन गया, देखो ये रहा वर्ग। तो इसकी परिमिति है, अगर परिमिति है तो इसको हम a मान ले, इसका मतलब 4a बराबर 112 हुआ ना, 4a बराबर 112 हुआ। तो बताओ a बराबर क्या हुआ? 4 दूनी 8 और 4 8 32, 28 आ गया। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, यानी हमको बताना क्या है? a स्क्वायर माने 28 का स्क्वायर, और 28 का स्क्वायर आपको पता है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। 28 का स्क्वायर होगा 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखो हमने कोशिश करा, क्या किया? पहले इस वृत्त की त्रिज्या निकाला, और जो वृत्त की त्रिज्या 112 आ गई वह वर्ग की परिमिति थी। इसका मतलब हमको वर्ग की भुजा निकाल लिया 28, उसके बाद क्षेत्रफल निकाल दिया। ठीक है, आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त तथा एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 वर्ग सेंटीमीटर तथा वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिमिति का योग क्या है? भाई बात बताओ, जब हमको कह रहा दोनों का कुल क्षेत्रफल इतना दिया, क्या है ये? एक वृत्त है एक वर्ग है। आओ दोनों डिजाइन बना लेते हैं ना। डिजाइन बना लेने से क्या होगा कि आपके मन में रहेगा हाँ यार ये तो सही है ना। आओ डिजाइन बनाए। पहले हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। वाह, अच्छा सा वृत्त बना लिया, और एक अच्छा सा वर्ग भी बना लेता हूँ। यही बना ले, ये रहा, दोनों बना लिया हमने। एक वर्ग एक वृत्त आपके सामने है। कह रहे हैं वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है। बताओ अगर ये इसका व्यास 70 सेंटीमीटर है तो क्या हम इसको त्रिज्या को 35 सेंटीमीटर कह सकते हैं? ओके ठीक है, वृत्त का व्यास और दोनों का कुल क्षेत्रफल इतना, और वृत्त का व्यास दे रखा, वृत्त की परिधि और वर्ग की परिमिति। भाई वर्ग की भुजा नहीं पता, इसको a मान लेता हूँ, मान लिया, और दोनों क्षेत्रफल जोड़ा जाए। क्षेत्रफल कैसे जोड़ेंगे? पाई आर स्क्वायर, पाई माने 22/7 और गुणा 35 गुणा 35, ये वर्ग का क्षेत्र वृत्त का क्षेत्रफल होगा, और प्लस a स्क्वायर क्योंकि उसका क्षेत्र, और बराबर दिया है 5450। बताओ अब हमसे क्या होने जा रहा? 7 × 5 = 35। अगर हम a स्क्वायर यहीं रोक लें तो ये सारी वैल्यू वहाँ जाके घटेगी। जी हाँ, a स्क्वायर बराबर क्या होगा? देखो 22 × 5 = 110 होता है, और 110 का 35 से गुणा करना पड़ेगा। कहीं कर लेता हूँ, देखो 22 × 5 = 110 होता है, 110 का 35 से गुणा कर लीजिए तो 0, 11 × 5 = 55, 5 11 × 33, 5 38, 38 50 हो जाएगा। ये वैल्यू उधर जाएगी तो 5450 में से 38 50 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? 0 0, और 14 में से 8 गया, क्या बचेगा भैया? 8 6 14, 14 में से 8 गया 6, और 4 में से 3 गया 1, 1600। a स्क्वायर बराबर 1600, a बराबर क्या आ जाएगा? 40, यानी वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 40 सेंटीमीटर। तो मतलब अब हमारे पास सब कुछ पता चल चुका है कि वृत्त की परिधि तो पहले पता थी, त्रिज्या और इसकी भुजा भी मिल गई। अब हमको बताना क्या है? वृत्त की परिधि तथा वर्ग के परिमाप का योग बताओ। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। आओ निकालो भाई, 2πr करो तो 2 गुणा 22/7 गुणा 35, ये है वृत्त की परिधि। तो 7 से काटोगे, 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, 220 आ जाएगा। और अगर हम वर्ग का परिमाप कहें और एक भुजा 40 है तो चारों भुजाओं के 4 × 4 = 16, 160 हो जाएगा, 160। अब यही दोनों जोड़ दीजिए, 0 0 हो गया, 6 2 8 हो गया, और 2 1 3 हो, 380 आना चाहिए। कहीं दिख रहा है? 380 आना चाहिए। जानते हो ये जो 2D डिजाइन होती है इसके अंदर शब्दों का खेल है, उन शब्दों को जरा समझने की बात है। फिर से मैं एक बार बताता हूँ,
एक वृत्त था, एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल दिया हुआ था, जिसमें वृत्त का व्यास दे रखा था। मैंने वृत्त का व्यास अगर 70 है तो त्रिज्या 35 हो जाएगी, लेकिन वर्ग के बारे में कुछ नहीं पता था तो उसको हमने ए मान लिया। अब करें दोनों का क्षेत्रफल बराबर था इतना 5450, तो इससे हमको ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इससे ए की वैल्यू आ गई, यानी वर्ग की भुजा मिल गई। और जब वर्ग की भुजा मिल गई तो उसका परिमाप मिल गया, और वृत्त की त्रिज्या तो हमें पहले से पता थी, इससे इसकी परिधि मिल गई, और दोनों का योग कहा गया था, तो हमने इन्हीं दोनों को जोड़ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.5 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा? जरा विचार करो आप। फिर एक वर्ग बनाते हैं। जब हम एक वर्ग बनाएंगे, कहाँ बना दें? यही बना दें। ये वर्ग बन के तैयार। अब अगर ये वर्ग बन गया तो इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता। अगर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है तो देखो 2 मीटर चौड़ा हम लोग रास्ता बनाने जा रहे हैं। 2 मीटर चौड़ा और रास्ता बनाते हैं। देखो, इसको ध्यान से देखो। एक वर्गाकार जमीन है, उसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता। अब आइए करें, वर्गाकार भूमि की परिमिति 208 है। भैया परिमिति 208 है तो मान लो ये अंदर वाली भुजा को हम ए मान लें, तो क्या हम कह सकते हैं कि 4a बराबर 208। इसका मतलब a बराबर क्या हो जाएगा? 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 52। अब बताओ, अगर ये 52 था, अंदर वाला वर्ग अगर 52 था, तो बताओ 2 इधर बढ़ेगा, 2 इधर बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा, तो 52 और 4 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर अंदर वाली भुजा 52 आ गई है तो 2 इधर बढ़ेगा, 2 इधर बढ़ेगा, तो 56 हो जाएगा। यानी जो बड़ा बाहर वाला वर्ग है उसकी जो भुजा आई है 56 आई है। अब कह रहे हैं उसके चारों ओर हम लोग क्या करेंगे? बाड़ लगाएंगे। बाड़ लगाएंगे हम फेंसिंग करना। फेंसिंग माने तार से घेरना है, तो अर्थात परिमाप चाहिए। अगर परिमाप चाहिए तो नई परिमाप क्या हो गई? बोलो, नई परिमाप। नई परिमाप क्यों कह रहे हैं? बड़ी परिमाप। तो नई परिमाप आपके पास आ जाएगी 4 × 56। कितना हो जाएगा? 4 × 6 = 24, 2 4 × 5 = 20, 2 22। कितना मीटर तार लगना? और 1 मीटर तार कितने मिलता है? 12.5 रुपये का मिलता है। तो कुल खर्च कितना आएगा भैया? खर्च बता दो। 224 × 12.5 रुपया। क्या हम 12.5 रुपया को 12 से 1/2 यानी 25/2 कह सकते हैं? 25/2 बस काट दो। 2 से कट गया, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब 25 से गुणा कर लो। 25 × 2 = 50, 5, 25 से कम 25, 5 × 30, 3, 25 से कम 25, 3 28। कुल 2800 रुपया खर्च हो जाएगा। अगर आप इसके किनारे किनारे तार लगाएंगे तो कुल 2800 रुपया खर्चा आएगा। आपके सामने ये स्थिति दिख रही है। अंदर वाला वर्ग है और बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर तो खेत का क्षेत्रफल बता दो। बहुत अच्छा है, आओ देखते हैं। फिर उसी तरह से एक वर्ग बनाएंगे, यही बना दो, ये है वर्ग। और एक और बना दें, ये अच्छी स्थिति। देखो हाथ से इतना बढ़िया तो नहीं बन सकता है कि नहीं? देखो अंदर वाला वर्गाकार खेत है, हाँ, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता। ये 2 मीटर है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो कह रहे रास्ते के क्षेत्रफल 72। अब हमें पता तो है नहीं कि रास्ता कितना है। अगर हम बताएं तो खेत का क्षेत्रफल बताओ। हम क्या करेंगे? हम इसको अंदर वाली भुजा को ए मान लेते हैं, तो बाहर वाली भुजा कितनी हो जाएगी? 2 इधर बढ़ा, 2 इधर बढ़ा, a + 4 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? यानी बड़े वर्ग का जो भुजा है a + 4 हो जाएगी और छोटे वाले वर्ग की भुजा a हो जाएगी। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो बड़े वर्ग के क्षेत्रफल से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। ऐसे a + 4 का वर्ग में से a² घटा दो तो आपका आना चाहिए 72। अभी इसको हल करने पर a की वैल्यू मिल जाएगी और जैसे a की वैल्यू आएगी खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, आओ हल करते हैं। तो ये होगा a² + 16 + 2ab यानी कि 2 चौके 8a माइनस a² बराबर 72। अब दोनों a² कट गया, हम लिख सकते हैं 8a बराबर, ये 16 उधर जाएगा तो घटेगा, 12 में से 6 घटाओगे 6 आएगा और 6 में से घटाओगे 5 आएगा। अब a बराबर कितना आ गया? 7। अब क्या हुआ? अंदर की भुजा कितनी आ गई? 7 मीटर। अगर 7 मीटर आ गई तो खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया? क्षेत्रफल आप जानते हो भुजा स्क्वायर होता है, यानी 7² हो जाएगा, यानी 49 मीटर स्क्वायर।
कितना हो जाएगा 49 मीटर स्क्वायर आपका उत्तर आएगा। तो अच्छा है, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है, इसके 4 गुना बड़े वर्गाकार की परिमिति क्या होगी? 4 गुना बड़ा चाहिए। देखो भाई, फिर एक वर्ग बना लो, एक वर्ग छोटा सा बना लो, ए इतना बड़ा, और एक थोड़ा सा बड़ा बना लो। 4 गुना बड़ा है भाई, ये रहा होगा, है ना। 4 गुना बड़ा माने इसके क्षेत्रफल का 4 गुना करना। अच्छा बताओ, जरा सोचो आप, इसका क्षेत्रफल 1764, तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1764 गुणा 4। तो उसका अगर हम वर्गमूल ले लें तो भुजा मिल जाएगी नहीं, क्योंकि हमको क्या बताना? बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति बताना। आओ क्षेत्रफल निकालें। बड़े वर्ग की भुजा ना, बड़े वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा? बराबर अंडर रूट 1764 गुणा 4। क्या आप लोगों में से कोई 1764 का वर्गमूल जानता है? कैसे होगा ये? देखो, 4 चौके 16 और 42 आ जाएगा ना, बोलो 42। अब ये 42 इसका हो जाएगा और 2 इसका हो जाएगा, यानी 42 दूना 84। आपका उत्तर आ गया। फिर से बताओ, 1764 तुक्का विधि मैंने बताया था, अगर आप में से किसी को याद हो तो। देखो 4 चौके 16 और इकाई अंक यहाँ 4 है, या तो 2 का होगा या तो 8 का होगा। 8 का हो ही नहीं सकता, 2 का होगा, तो 42 हो गया इसकी वैल्यू 2। 42 दूना 84, 84 मीटर बड़ की भुजा आ गई। अब इन्होंने कहा परिमिति क्या है भाई? परिमिति तो 4 से गुणा करने मिलता है, तो अगर 4 से गुणा करोगे तो 4 गुणा 84 करना पड़ेगा आपको। तो 4 चौके 16 और 4 से 32 एक 33, 336 मीटर आना चाहिए। ये आपका सी विकल्प सही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। आयत की लंबाई बताओ। अब देखो, कुछ और नहीं बताया, फिर डिजाइन बनाओ। दरअसल डिजाइन की यहाँ बड़ी जरूरत है। एक आयत, ये आयत रहा होगा, और एक वर्ग बना लेता हूँ कुछ ऐसे, हाँ, एक आयत और एक वर्ग दोनों आपके सामने है ना। कह रहे प्रत्येक की परिमिति 160 है। भाई अगर परिमिति 160 है तो इसकी भुजा तो एक कन्फर्म है, बोलो इसकी भुजा तो एक कन्फर्म है, तो इसकी परिमिति 4a है। आप बताओ, अगर 4a बराबर 160 है तो a बराबर 40 हुआ कि नहीं हुआ? यानी इसकी भुजा 40 हो गई। अगर 40 मीटर भुजा हो गई तो इसका क्षेत्रफल 4 चौके 1600 हो गया। कोई समस्या? 1600 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब इन्होंने क्या कहा कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से 100 कम है, अर्थात कितना? ये 1600 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाना चाहिए? 1500 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, एक कम होना चाहिए। अब क्या बताएं? परिमिति 160 है। बताओ, इसकी यल हमको नहीं पता और बी हमको नहीं पता, लेकिन हमको परिमिति पता है। देखो 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी बराबर 160, यानी यल प्लस बी बराबर 80। क्या आप 2 संख्याएं ऐसी सोच सकते हैं जिसको जोड़ने पर 80 आता हो और गुणा करने 1500? जोड़ने पर 80 आता हो और गुणा करने 1500। अगर आप 50 और 30 सोच सकते हैं, 50 और 30 80 होता है और 50 गुणा 30 1500, तो आयत की लंबाई चौड़ाई 50 और 30 हो सकती है। लंबाई पूछा गया, 50 मीटर आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं सोच सकते तब क्या होगा? तब तो कुछ काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमको यल प्लस बी पता है और यल बी भी पता है। यल बी बराबर 1500 है। बताओ, यल बी माने क्षेत्रफल ही तो हुआ, हमको पता है यल बी बराबर 1500। तो अब हम अलजेब्रा लगाएंगे, क्योंकि अगर हम नहीं सोच पाएंगे तो बीजगणित लगाना पड़ेगा। बीजगणित क्या है? एल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है यल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4LB। अब बताओ, यल प्लस बी का होल स्क्वायर, यल प्लस बी की वैल्यू 80 है, 80 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 6400 माइनस 4 गुणा यल बी। एक यल बी माने 1500 है। तो बताओ 6400 में से 15 चौके 60 यानी 6000 घटा दोगे तो 4400 बचेगा। अब यल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर अगर 400 है तो यल माइनस बी बराबर 20 हो जाएगा। अब हमको क्या पता चल चुका है? हमको पता चल चुका है यल प्लस बी बराबर 80 होता है और यल माइनस बी बराबर 20 होता है, और दोनों हम जोड़ देंगे तो बी कैंसिल हो जाएगा, 2l बराबर 100 हो जाएगा, तो यल बराबर 50 हो जाएगा। अगर नहीं सोच पाएंगे तो इतना काम और करना पड़ेगा।
अब सोच ले जाएंगे तो 50 पहले लिख देंगे। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना बढ़िया सोच पाते हैं। आइए, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर हैं यदि उनके क्षेत्रफल क्रमशः a तथा b वर्ग मीटर हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। करें परिमाप बराबर आयत और वर्ग, है ना, और दोनों बना लेते हैं। एक पहले वर्ग बना ले, ये वर्ग ऐसे होगा और आयत कैसे होगा, ऐसे होगा। कह रहे दोनों के परिमाप बराबर। अगर परिमाप बराबर है भाई मेरे, और इसका क्षेत्रफल a है, इसका क्षेत्रफल a है और इसका क्षेत्रफल b है। आपको एक जानकारी दे दूं कि अगर परिमाप बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा और आयत का क्षेत्रफल कम होगा। अगर मान लो इसमें वृत्त भी जोड़ दिया जाए तब आपको और एक जानकारी दे दूं अभी आप, तो अच्छे से याद कर लो। ये वृत्त है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वृत्त का होता है। अगर परिमाप बराबर हो तो उससे कम वर्ग का होता है और सबसे कम आयत का होता है। आप इस बात को याद कर सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं। जब आप हमारी कॉन्सेप्ट वाली क्लास लेंगे तो हम आपको बाकायदे डिजाइन बना के समझा देंगे कि आखिर इसके क्षेत्रफल कैसे ज़्यादा होता है। 3 बराबर लंबाई के हमने तार लिए थे। अगर आप में से कोई हमारा विद्यार्थी तो समझ रहा होगा, तीनों तार की लंबाई मैंने 44 सेंटीमीटर ले लिया था। एक वृत्त, एक को मोड़ करके मैंने वृत्त बना दिया था, एक को मोड़ करके वर्ग बनाया था, एक को मोड़ करके हमने आयत बनाया था और तीनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाला था। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वृत्त का होता है, उससे कम वर्ग का होता है और सबसे कम आयत का होता है। तो इसका मतलब हुआ कि कौन सा कथन सत्य है, a इज़ ग्रेटर देन b। हमेशा क्षेत्रफल हमेशा a का यानी कि वर्ग का ज़्यादा होगा, आयत का कम होगा। ऐसे भी सोच लो, जो रेगुलर डिजाइन होती है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है ना। और ये वर्ग रेगुलर डिजाइन अगर परिमाप बराबर है तो। अब इसी सवाल का उल्टा यहाँ दिख रहा है, एक वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल बराबर है। बताओ, अब की बार एक वर्ग बनाओ और ये आयत बनाओ। कह रहे इनके क्षेत्रफल बराबर है। जब एरिया बराबर होंगे, सोचो अगर एरिया, आपको मैंने बताया था इसकी एरिया ज़्यादा इसकी कम होती है, लेकिन अगर दोनों को एरिया बराबर करने के लिए कोशिश कर दिया जाए तो इसके बराबर एरिया पाने के लिए इनको अपनी भुजा बढ़ानी पड़ेगी। और अगर भुजा बढ़ानी पड़ेगी तो फिर आयत में ज़्यादा तार की जरूरत पड़ेगी, यानी ज़्यादा भुजा बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब इसका परिमाप ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसका जो परिमाप होगा और इसका जो परिमाप होगा, देखो इन दोनों के परिमाप की बात करें, अगर क्षेत्रफल बराबर हो तो आयत का परिमाप ज़्यादा होता है। ठीक है, इनका परिमाप P1 है, P है, P1 और P2 होना चाहिए। ठीक है, इसका परिमाप P2 है, P2, तो इसका परिमाप ज़्यादा होगा, यानी कि आयत का परिमाप ज़्यादा होगा, यानी P2 कहाँ गया, ये P2 ये रहा P2। अच्छा, इक्वल कब हो सकता है, इक्वल कब हो सकता है जानते हो, यहाँ देखो कहीं कहीं इक्वल भी लिखा हुआ ना। एक मज़ेदार बात बताऊं, P1 और P2 के बराबर ऐसे लिखा हुआ। दरअसल एक जानकारी आपको दे दूं, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है परंतु प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं होता। अब क्योंकि आयत शब्द इस्तेमाल किया गया है और गणित में यह कहा गया है कि प्रत्येक आयत, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, तो अगर इस वर्ग को हम आयत जैसा व्यवहार करेंगे तब तो फिर दोनों बराबर ही हो जाएंगे। और आयत नाम से कोई नई चीज़ बना देंगे तो आयत का परिमाप ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए इसका आयत का परिमाप बराबर भी हो सकता है और ज़्यादा भी होता है। बराबर कब होगा, जब इस वर्ग को ही आयत समझ लिया जाएगा तब बराबर हो जाएगा, और अगर वो अलग से आयत बनाया जाएगा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए दोनों दिया गया है, बहुत गूढ़ रहस्य है, इसको जब सोचिएगा तब मज़ा आएगा। एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति समान है। लो, ये तो बार बार यही सवाल आ रहा ना। एक वर्ग है, लो भाई, और एक आयत है। कह रहे इन दोनों की परिमिति समान है। देखो कह रहा है एक वर्ग तथा एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति समान है, प्रत्येक 80 सेंटीमीटर। अब अगर 80 सेंटीमीटर है तो इसकी तो भुजा a कन्फर्म है, तो हम कह सकते हैं 4a बराबर 80, यानी a बराबर 20। और अगर a बराबर 20 कह दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल 400 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं इनके क्षेत्रफलों का अंतर 100 है। हम जानते हैं उसका क्षेत्रफल कम होगा, कन्फर्म कम होगा। हम अगर परिमाप बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, आयत का क्षेत्रफल कम होता है। जब इन्होंने कहा इनके क्षेत्रफलों का अंतर 100 है, इसका मतलब ये 400 है, तो पक्का 300 होगा। और लेकिन इसका परिमाप तो पता है, कितना पता है, 80। तो बताओ अगर इसको हम L और इसको B मान लें तो हम कह सकते हैं 2 ब्रैकेट में L प्लस B बराबर 80, यानी L प्लस B बराबर 40। क्या आप दो संख्याएं ऐसी सोच पाओगे जिनको जोड़ने पर 40 आता हो और गुणा करने 300, 310,
30 और 10 40 और 30 में 300 आ गया। तो लंबाई 30, चौड़ाई 10। क्या बताना है? भुजाएं बताओ 30 और 10 सेंटीमीटर। ऐसे सोच लो, ज़्यादा बढ़िया है। बाकी अलजेब्रा तो है ही है, अलजेब्रा सहयोग करता है, लेकिन जानते हो बहुत सहयोग लेना ठीक नहीं होता। हरदम सहयोग लेंगे तो कमज़ोर बने रहेंगे, है कि नहीं? जब हम लोग इतनी ताकत से काम कर रहे हैं तो हमें कमजोरी क्यों होना चाहिए? दो वर्गों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना हो? वाह, विकर्ण दुगना है। अब बताओ, अगर विकर्ण दुगना है तो फिर हम वर्ग बनाते हैं। देखो, एक वर्ग यहाँ बना देता हूँ और एक वर्ग यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा। इनका कहना है कि इसका विकर्ण अगर a है तो इनका विकर्ण 2a है ना। ये तो कह रहे हैं कि जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना है, मतलब ये दुगना है, सॉरी ये पहला है और ये दूसरा ना। ये तो कह रहे हैं कि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगना है, तो ये पहला वर्ग है। तो भैया अगर दुगना है तो आपको पता है विकर्ण के माध्यम से वर्ग का क्षेत्रफल पता, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, याद होगा आपको। तो उसका क्षेत्रफल पहले निकाल लो, 2a का होल स्क्वायर बटा 2। इसका क्षेत्रफल निकालो, a स्क्वायर बटा 2। बताना क्या? क्षेत्रफलों का अनुपात बताना। बिंदी लगा दो, बिंदी लगा दोगे तो ये कट गया, जो बराबर होगा सब कट जाएगा। तो ये बनेगा 4a स्क्वायर और ये बनेगा a स्क्वायर, दोनों स्क्वायर कट जाएगा। 4:1 आपका उत्तर है। कहाँ गया 4:1? ये रहा। अच्छा सवाल है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। अक्सर गलती हो सकती है ना, थोड़ा संभाल करके। आइए अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या उत्तर बन सकता है इसका उत्तर। लिखा हुआ, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात हो तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? देखो, क्षेत्रफल का अनुपात आपके सामने है तो इससे परिमाप का अनुपात 1D 2D 3D आपको बता देना। 1D 2D और 3D बहुत ध्यान से समझ लो। 1D में कौन कौन शब्द आते हैं? देखो, भुजा, परिमाप, त्रिज्या, विकर्ण, अरे बहुत सारे शब्द हैं। यानी 2D में खाली क्षेत्रफल आता है, 2D याद कर लो, 3D में आयतन आता है। इसके अलावा जितने शब्द हैं वो सब 1D में आ रहे हैं, सोच लो। अब इनके अनुपात का तरीका बता दूं। 1D का जो अनुपात होता है, मान लो A अनुपात B है, तो 2D का अनुपात होगा A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर और 3D का अनुपात होगा A क्यूब अनुपात B क्यूब। यही इनका कहना है कि क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ, क्षेत्रफल माने 2D दिया हुआ है 1:2। अब उनको 1D में जाना है, यानी परिमाप का अनुपात बताना है। तो यहाँ से वापस जाओगे तो दोनों का वर्गमूल लेना पड़ेगा। क्या बन जाएगा? 1 का वर्गमूल तो 1 होता है और 2 का वर्गमूल √2 होता है। आपका उत्तर होना चाहिए 1:√2। डी विकल्प आपका सही जा रहा। कॉन्सेप्ट है भैया, थोड़ा सा एक बार देख लेंगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अच्छा, जो कह दिया वो फिक्स हो गया, अभी बदलता नहीं जिंदगी में कभी। दो वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 और 32 मीटर हैं। ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो? फिर चलो वर्ग बना लेते हैं। एक वर्ग छोटा सा बनाता हूँ, एक वर्ग उससे बड़ा बना लेता हूँ और एक वर्ग उससे भी बड़ा बना लेता हूँ। इनका कहना यह है कि दो वर्गों के परिमाप, देखो इसका परिमाप 24 है, यानी इसका परिमाप अगर 24 है, चारों भुजाओं का योग 24 है, तो एक भुजा तो 6 ही होगी। और इसका परिमाप 32 है, चारों भुजाओं के योग 32 है, तो एक भुजा तो 8 होगी। अब बताओ इसका क्षेत्रफल क्या है? 36। इसका क्षेत्रफल क्या है? 64। इन्होंने कहा एक ऐसे वर्ग के बारे में सोचो जिनका जो क्षेत्रफल होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो 64 और 36 जोड़ के 100 होगा कि नहीं होगा? अब अगर इसका क्षेत्रफल 100 होगा तो इसकी भुजा क्या होगी? 10 होगी। अगर इसकी भुजा 10 होगी तो क्या करें? ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो इस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजा 10 मीटर है? बताओ। तो इसका परिमाप होगा 4 × 10। 4 × 10 बराबर क्या हो जाएगा? 40 मीटर। कहिए 40। ये रहा आपका उत्तर। अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग। धन्यवाद। बढ़िया से पढ़िए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और कहीं कोई समस्या हमसे बात करिए, मज़ा आएगा। अगर कॉन्सेप्ट में बहुत समस्या है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है ना, इस पर बात करेंगे तो फिर हम आपको तरीके बता देंगे। आइए, किसी वर्ग का विकर्ण 4.2 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना है, तो बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? हमको लगता है 4√2 होना चाहिए ना, ऐसे टाइप का। माइनस कहाँ है लिखा हुआ? पता नहीं, हमको याद नहीं।
तो किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है भाई। अरे जब हमारे पास व्यवस्था है कि नहीं, तो हम इसको ऐसे मिटा दें। देखो तो अब यहाँ पहले वर्ग बना लेता हूँ, ये रहा, एक और बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है। अब इनका किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है, मान लो यही 4√2 है, तो कह रहे एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर 4√2 है तो इसकी भुजा तो 4 आ गई, और अगर भुजा 4 आ गई तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 4 चौके 16, इसका क्षेत्रफल 16 हो गया। तो कह रहे हैं अन्य वर्ग का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से दुगना है, यानी 16 दूनी 32 है ये। अगर इसका क्षेत्रफल 32 है तो कह रहे हैं इसके बड़े विकर्ण के, इसके विकर्ण के बता दो हिसाब क्या होगा। भाई अगर ये 32 होगी, सोचो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 32 का वर्गमूल कितना, 16 दूनी 32, 16 माने 4√2, तो इसकी भुजा 4√2 हो जाएगी। अगर 4√2 हो जाएगी तो इसका विकर्ण बताना है, और वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणे भुजा, और √2 गुणे भुजा करोगे, √2 गुणा 4√2 करोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, बड़े वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, इसका विकर्ण 4√2 था, अगर विकर्ण 4√2 है तो इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट आ जाएगा 16। आप जानते हो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, बताओ 4 √2 का होल स्क्वायर बटा 2 कर दो तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 दूनी 32 बटा 2, यहाँ काट दोगे 16, इसका क्षेत्रफल 16 होगा। इसका क्षेत्रफल 16 होगा तो इसका क्षेत्रफल 32 होगा। अगर क्षेत्रफल 32 है तो भुजा 4√2 हो जाएगी, और भुजा 4√2 हो जाएगी तो विकर्ण पूछा गया, ठीक है। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, आप ही बताओ, ये देखो ये वर्ग है और इसी के अंदर में एक अधिकतम आकार का वृत्त खींचा गया। बताओ अधिकतम आकार का वृत्त कैसे होता है। देखो अधिकतम आकार का वृत्त कैसे होगा भाई, खिंचा जाओ भाई, देखो तो ये बनेगा कुछ ऐसे, अधिकतम आकार का वृत्त बन गया, यहाँ पे दिख रहा। अब दोनों वृत्त आपके सामने हो गया, कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल बता दो वृत्त का। अगर इसकी भुजा 14 है मेरे भाई तो त्रिज्या 7 तो होगी, अगर त्रिज्या 7 होगी तो क्षेत्रफल क्या होगा, πr², अर्थात 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 कट गया, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं दिख रहा है, ये रहा पहला विकल्प सही जा रहा। कितने आसानी से एक एक सवाल हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे, बताओ। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक 3 मीटर भुजा का वर्ग बना लेते हैं। वर्ग बना लो भाई, ये देखो 3 मीटर भुजा का वर्ग है ये। अब करें सेंटीमीटर का पत्थर है, आपको पता होना चाहिए कि जब तक दोनों यूनिट बराबर नहीं होगी तब तक आपका उत्तर आना नहीं है। यूनिट बराबर कैसे होती है, आप जानते हो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब 3 मीटर बराबर होगा 300 सेंटीमीटर। तो अब बताओ फर्श का कितने पत्थर लगेंगे। लिखो पत्थरों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल अपान एक पत्थर का क्षेत्रफल। अब एक पत्थर का क्षेत्रफल कितना हो रहा है, आओ देखते हैं। फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, 300 गुणा 300, और एक पत्थर का क्षेत्रफल कितना है, 20 गुणा 30। बस अब जरा सोचो कितने आसानी से 0 0 कट गया यहाँ से, और 3 3 भी कट गया, और 2 से 100 काट दो, खाली 150 आ जाएगा। यानी कुल 150 पत्थर लगेंगे। कहीं दिख रहा है, जी हाँ, सी विकल्प में आपने देखा 150 पत्थर आराम से लग गए। क्या करना पड़ा हमको, पहले 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर करना पड़ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है तथा आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है तो आयत की परिमिति क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न क्यों है आपको दिखाता हूँ। ये मैंने आयत ले लिया और यहाँ पर एक वर्ग ले लिया, दोनों ध्यान से देखिए। मैं मान लेता हूँ इस वर्ग की भुजा a है। अगर वर्ग की भुजा a हमने मान लिया तो इन्होंने कहा इसकी जो लंबाई है आयत की वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी a + 5 है, और जो इसकी चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, तो ये a - 3 सेंटीमीटर है। अब फिर यह भी कह रहे हैं कि क्षेत्रफल बराबर है, बस काम हो गया। अब बताओ
आयत का क्षेत्रफल क्या है? आयत की क्षेत्रफल है a प्लस 5 और a माइनस 3 और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? a स्क्वायर। और कह रहे हैं दोनों बराबर। अगर दोनों बराबर है तो इससे अभी a की वैल्यू आ जाएगी और देखते हैं, गुणा करते हैं। a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5a माइनस 15 बराबर a स्क्वायर। अब ये दोनों a स्क्वायर कट भी जाएंगे, बोलो। अब 5a में से 3a घटेगा तो 2a बचेगा और ये 15 उधर चला जाएगा, तो एक a बराबर कितना हो जाएगा? 7.5। अब पूछा क्या है? आयत की परिमिति बता दो। अगर आयत की परिमिति अगर a बराबर 7.5 है तो इसमें 5 मिलाओगे तो 12.5 हो जाएगा कि नहीं? इसकी लंबाई, अरे यहाँ 7.5 और प्लस 5 12.5, और ये क्या हो जाएगा? 7.5 में से 3 घटाओगे तो ये हो जाएगा 4.5। कितना हो जाएगा? 4.5। अब इसकी परिमिति बताना है। परिमिति तो आप जानते हो, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। आओ देखते हैं, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई कितना है? 12.5 और चौड़ाई कितना? 4.5। तो बताओ 12 5, देखो ये हो जाएगा 12 4 16 17, यानी 2 गुणा 17 बराबर 34 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा भैया? 34 सेंटीमीटर इसका परिमाप है। क्लियर हो रहा है? अच्छा सवाल है, देखने में आपको छोटा बड़ा से मतलब है नहीं, बस खाली लगाइए और मस्ती से लगाइए, मजा आए। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपने परिधि से कितना गुना हो जाएगी? वो भी 3 गुना हो जाएगी, क्योंकि जब आप इसकी त्रिज्या 3 गुनी करोगे तो परिधि भी तो 1d ही होता है। देखो आप ध्यान से, हम एक वृत्त बना के दिखाएं आपको। जैसे एक वृत्त इतना बड़ा था और एक वृत्त आपने इतना बड़ा बना दिया। इनका कहना है कि इसकी त्रिज्या मान लो पहले r रही होगी, तो क्या करें? त्रिज्या 3 गुनी कर दिया तो इनकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3r हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि परिधि कितना गुना हो जाएगी? भाई इसकी परिधि क्या थी? 2πr। उसकी परिधि क्या हो जाएगी? 2π × 3r। और कई गुनी हो जाएगी? भाग दे दो, पता चल जाए। तो 2π कट गया, r कट गया, 3 गुनी हो जाएगी, यानी वह भी 3 गुनी हो जाएगी। कुछ नहीं करना है बस। हाँ, क्षेत्रफल होता तब 9 गुना होता है ना, आयतन होता तो 27 गुना होता, लेकिन केवल परिधि है इसलिए केवल 3 गुना होगी। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? बताओ। कोई 100 है और क्षेत्रफल 2 बार करना ही पड़ेगा। 50% वृद्धि हो रही है, 150/100 गुणा 150/100। आप जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 225। आप खुद बताओ, कोई चीज़ 100 थी अब 225 हो गई, क्या मैं कह सकता हूँ 125% की वृद्धि हो जाएगी? कोई चीज़ 100 थी अब 225 हो गई, तो कितने वृद्धि हो गई? 125% की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? मेरे भाई एक बात बताओ, अगर कोई वर्ग है और कोई वृत्त है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा सा थोड़ा हो गया, कोई बात नहीं। अब करें इसका क्षेत्रफल जो है 121 है। अगर क्षेत्रफल 121 है तो भुजा तो 11 ही होगी, तो परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा कितना? 11 चौके 44। अगर 11 चौके 44 हो गया, इसका मतलब इस परिधि का परिमाप, परिधि 44 सेंटीमीटर हो गया। और अगर परिधि 44, क्योंकि उसी तार को बना रहे हैं, अगर परिधि बराबर 44 हो गया तो परिधि का फार्मूला हमको पता है 2πr बराबर 44। तो क्या हम इससे r निकाल पाएंगे? जी हाँ, 44 गुणा 2 तो नीचे चलेगा और 22/7 7/22 गुणा 7/2 गुणा 22। देखो पाई की जगह 22/7 इधर गया 7/22, और 2 ऊपर था नीचे चला गया। अब देखो 44 कर गया, r की वैल्यू 7 आ गई। अगर r की वैल्यू 7 आ गई तो पूछा क्या था? क्षेत्रफल वृत्त का क्या होगा? क्षेत्रफल होगा πr², यानी 22/7 गुणा 7 गुणा 7। अब 7 7 कट जाएगा, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर होगा। कहीं दिख रहा? कहीं दिख रहा है 154? जी हाँ, सी विकल्प सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो वृत्त का प्रारंभिक त्रिज्या बताओ। 2 वृत्त बनाओ छोटा छोटा। देखो एक वृत्त ये है, एक वृत्त थोड़ा सा बड़ा बना दो। कह रहे हैं इसकी त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर वृद्धि करेंगे, इसकी त्रिज्या r रही होगी, इसकी त्रिज्या r+1 हो जाएगी। तो कह रहे क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर वृद्धि हो जाए। क्षेत्रफल कैसे निकलता भाई? πr² होता है। बताओ, पाई और r+1 का स्क्वायर माइनस पाई r² बराबर 22,
यही कह रहा। तो आप क्या कर सकते हो, पाई कॉमन ले सकते हो। अब यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r माइनस आर स्क्वायर और बराबर 22। ये दोनों आर स्क्वायर शहीद हो जाएंगे और ये जो पाई है उधर चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2r प्लस 1 और बराबर 22 गुणा 7/22। ये पाई उधर जाएगा 7/22, 22 कट गया, एक प्लस 1 जाएगा उधर माइनस हो जाएगा। तो 2r बराबर 6 हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। पूछा क्या था, वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है। प्रारंभिक त्रिज्या तो आ रही थी 3 सेंटीमीटर थी। देख रहे हो, अच्छे से देखते चलो, 2-2 बार लगा लेना, 3-3 बार लगा लेना, हाँ कोई घबराने की बात नहीं है। एक वृत्त का क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। वृत्त की परिधि बताओ। कह रहे वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना। परिधि क्या होता है 2πr, ये परिधि होता है। क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर। कह रहे हैं जो क्षेत्रफल है इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। तो भाई काट सकते हैं, एक तो पाई गया और इस r से ये r कट जाएगा। तो क्या हम r बराबर 14 लिख सकते हैं। और r बराबर जब 14 आ जाए तो कह रहे वृत्त की परिधि बता दो। परिधि तो 2πr होता है। तो लिखो 2 गुणा 22/7 गुणा 14। अब 7 दूनी 14 करोगे, 2 दूनी 4, 22 चौके 88 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि हो जाएगी। कहीं दिख रहा है सेंटीमीटर मतलब इकाई, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर लिखा नहीं था इसलिए हमने सेंटीमीटर नहीं इकाई लिखना चाहिए। इकाई मतलब यूनिट, ठीक भैया ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर। इस वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। परिधि और त्रिज्या बताओ, एक वृत्त कहाँ है, ये है वृत्त। अब कह रहे हैं इसकी परिधि और त्रिज्या, त्रिज्या तो आर होती है और परिधि क्या होती है 2πr। बताओ, कह रहे हैं 2πr और r में 37 सेंटीमीटर का अंतर। क्या हमको यहाँ से कुछ मिल सकता है। जी हाँ, r कॉमन ले लो। r कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 2π - 1 बराबर 37। अब हम इसको हल करेंगे। 2π माने होता 1 पाई माने 22/7, 2 पाई माने 44/7। तो देखो r यहाँ पे हो जाएगा 44/7 - 1 बराबर 37। अब इसको हल करो तो 44 में से 7 घटाओगे तो 37 से बचेगा। तो ये हो जाएगा r गुणा 37/7 बराबर 37। तो 37 कट जाएगा, r बराबर 7 आ जाएगा। अब पूछा क्या, वृत्त का क्षेत्रफल बता दो। जिस वृत्त की त्रिज्या 7 होगी उसका क्षेत्रफल πr स्क्वायर यानी 22/7 गुणा 7 गुणा 7 होगा, 7 कट जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका उत्तर आ गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी। देखो भाई, कोई चीज़ 100 था, 30% कमी करोगे तो 70/100 हो जाएगा और फिर 70/100 हो जाएगा। अब बताओ क्या हो जाएगा, डबल जीरो कट गया, 7 × 7 = 49। यानी कोई चीज़ 100 था, 49 बचेगा। कितना कमी हो गई भाई, 51% की कमी हो जाएगी। कितना कमी हो जाएगी, 51% की कमी हो जाएगी। बताओ कहाँ है, इनमें से कोई नहीं है। फिर से बताऊँ, 30% कमी करोगे तो 70/100, 70/100, 7 × 7 = 49। 100 था, 49 बचेगा। कमी कितना हो गई, 51% कमी हो जाएगी और विकल्प में नहीं था, इसलिए इनमें से कोई नहीं। किसी वृत्त के व्यास में 40% क्षेत्रफल में कितने % अच्छा, व्यास के क्षेत्रफल बताओ। यहाँ वृद्धि लेंगे, व्यास में 40% वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। जानते हो, व्यास में 40% वृद्धि करो, इसका मतलब त्रिज्या में भी 40% वृद्धि हो चुकी है। अब क्षेत्रफल में वृद्धि बताना है तो कोई चीज़ 100 ले लो और गुणा 140/100 और गुणा 140/100, यही इतना करना। तो 1 जीरो यहाँ कर गया, 1 जीरो यहाँ कर गया, 14 14 में 196। भाई कोई चीज़ 100 था, अब 196 हो गया। क्या मैं कह सकता हूँ 96% वृद्धि हो गई। कहीं दिख रहा, ये रहा। देखो, जब कहता व्यास में 40% वृद्धि हो गई तो आप व्यास में 40% वृद्धि हो गई, इसकी त्रिज्या में 40% वृद्धि हो गई, इसकी परिधि में 40% वृद्धि हो गई, क्योंकि सारे के सारे 1D हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब व्यास लिखा रहा है तो उसको आप त्रिज्या मान के चल सकते हैं। अगला प्रश्न है, वृत्त की परिधि में 50% वृद्धि कर दिया। देखो, परिधि में वृद्धि करा तो मतलब त्रिज्या में वृद्धि हो रही है। परिधि, त्रिज्या और व्यास इस सबको 1D समझा जाता है और जो कहा जाएगा सबके साथ एक ही बात लागू होगी।
कह रहे परिधि में 50 मिनट वृद्धि कर दिया, इसका मतलब त्रिज्या में 50 मिनट वृद्धि कर दिया। क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि हो गई भाई? 100 है कोई चीज़, और 150/100 और फिर 150/100, यही काटना है। ये दोनों कट जाएंगे, 15% 225, यानी 100 था 225 हो गया, यानी 125% वृद्धि हो जाएगी। कहाँ गया? सी विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए बढ़ते। लगा हुआ है कि दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर है तथा इनकी परिधियों का अंतर 22 मीटर है। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? कह रहे दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 है। भाई दोनों वृत्त चलो बना लिया जाए, है ना। एक वृत्त यहाँ है, एक वृत्त यहाँ है। कह रहे इनकी परिधियों का योग कितना दिया है? 22। हम क्या करते हैं बताओ, इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं, इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं और इसको हम स्मॉल आर मान लेते हैं। तो बताओ, कह रहे इनके व्यासों का योग 35 मीटर। व्यास मतलब 2 कैपिटल आर ना प्लस 2 स्मॉल आर बराबर 35 कह रहे हैं, यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर 35/2 हो जाएगा। यही छोड़ दीजिए। फिर कह रहे हैं इनकी परिधियों का अंतर 22 है। परिधि क्या होगा? इसकी परिधि क्या होता? 2 पाई कैपिटल आर, इनकी परिधि 2 पाई स्मॉल आर, और बराबर कह रहे हैं 22 है। क्या हम 2 पाई कॉमन ले लें? तो ये हो जाएगा r माइनस आर, ये हो जाएगा 22। अब r माइनस आर बराबर क्या हो जाएगा? हम क्या करेंगे, 2 पाई उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 22 गुणा 7/2 गुणा 22। अब 22 कट जाएगा, यानी r माइनस आर बराबर 7/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7/2। अब बताना क्या है? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बताना। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल मतलब हुआ कि हमको स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए। स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए तो घटा दो, माइनस प्लस माइनस, तो ये दोनों आर कट गए। अब ये हो जाएगा 2 स्मॉल आर बराबर, ये घटाओ 35 में 7 घटाओ तो कितना हो जाएगा? 28। 28/2, 28/2 का मतलब होता है 14। अब बताओ 2r माने 14 तो r बराबर 7। अगर r बराबर 7 तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुणा 7 गुणा 7। अब 7 कट गया, 22 7 154। देख लो 154 वृत्त में बहुत आता है ना, बहुत सारे उत्तरों में हम लोगों ने देख लिया है कि एकदम वही आता जा रहा है। इसको ध्यान से देख लो हमने क्या किया है, इसको फुर्सत में कर लीजिएगा 2-3 बार। एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, 500 चक्कर लगाने में कितनी दूर जाएगा? अच्छा बताओ, इसका व्यास ये है तो पहले इसकी परिधि निकाल लो। परिधि बराबर क्या होता है जानते हो? पहिया बना ले, ये देखिए पहिया अंदर बना देगा। ये वाह, क्या पहिया बनाया है, ये पहिया है। कह रहे इसका जो व्यास है 1.26 मीटर है। भाई इसका व्यास 1.6 मीटर है तो परिधि निकाल लो। परिधि क्यों निकाल लो? क्योंकि कोई पहिया कितना दूर चलता है, एक परिधि में, एक चक्कर में जितना दूर जाता है वो उसकी परिधि के बराबर होता है। परिधि का एक फार्मूला पाई गुणा व्यास भी होता है, जानते हो आप? पाई गुणा व्यास, जैसे 2 पाई आर होता, पाई गुणा व्यास भी होता। पाई माने 22/7। अब व्यास दिया है 1.26, कुछ कर सकता है? 7 × 7, 7 से कटा, देखो 7 × 7, 5 7 8 56। अब 22 का गुणा करो, 22 8 बाप रे 176 ना, 22 8 176, यानी 17 हासिल। अब 22 7 154, 154 और 17, 154 164, 164 और 7 171, और 2 अंक पर 70.16 मीटर ना। अब एक चक्कर में इतना दूर का करे, 500 चक्कर में कितना जाएगा? गुणा 500 कर लो भाई। जब 500 करोगे तो 2 जीरो काट दो, 10 गए, 500 गुणा करो, 5 × 30, 3 5 × 5 3 8, 17 5 85, 8580 मीटर। ये तो आया ही नहीं। देख लो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ? मीटर में आ रहा है, 500 चक्कर लगाया। एक पहिए का व्यास दिया है 1.6, पाई गुणा व्यास होता है 1.26, 7 से काट दिए भाई तो ये कितना होगा? 7 तक 7 × हाँ, ये 7 × 7 होना चाहिए। देख लो कहाँ गलती आ रही है, यहाँ कितना ज़बरदस्त गलती है। इसको मिटा ही देता हूँ क्योंकि ठीक नहीं लगा। देखो जब हम पाई गुणा व्यास करते हैं परिधि बराबर, तो पाई माने होता 22/7 और गुणा ये है 1.26। 7 से जब हमने काटा था तो 7 × 7 जा रहा था, 7 × 7 जाना चाहिए था, और फिर 7 8 56 होना चाहिए था। गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18 दूनी 36, 3 18 36 और 3 39। बोलो अब ये 2 अंक पर 10।
एक चक्कर में इतना दूर जाता। तो बताओ 500 चक्कर में कितना जाएगा। अब 500 चक्कर में डबल जीरो हटा दो, 10 लोग आए, 5 गुणा करो, 5 31 3, 5 45 3 48 4, 5 15 4 19, 1980 मीटर जाना चाहिए। कहीं दिख रहा, ये रहा। गलती समझ में आई। वहाँ पे मैं 5 बार लेकर चला गया था। देखो जब आप कई सारे सवाल लगाते हो इस तरह की मिस्टेक आती है, थोड़ा केयरफुल रहना जरूरी है। एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 10.25 मीटर है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। भाई त्रिज्या हमको पता, हम इससे परिधि निकाल लेंगे। बताओ पहले परिधि निकालो। परिधि बराबर होता है 2πr, 2 गुणा 22/7 गुणा r, r माने 1/4, 10.25 माने क्या होता है 1/4। ये परिधि आ गई। कुछ कट रहा, थोड़ा सा कट रहा, 2 दूना 4 और 2 से फिर ये कट रहा 11 बार में, तो ये हो जाए 11/7 मीटर। ये एक चक्कर में इतना दूर जा रहा ना। अब 11 किलोमीटर दूर जाना, भाई 11 किलोमीटर का मतलब होता है 11,000 मीटर जाना है। और एक चक्कर में आप 11/7 जा पा रहे हो, तो 11 अब बटे 7 ऊपर चला जाएगा। अगर इस 11 काट दें तो 1000 आ गया, और 1000 सत्ते 7000 चक्कर लगाना चाहिए। कितना लगाना चाहिए 7000 चक्कर लगाना चाहिए। पहला विकल्प आपका सही जा रहा है। देख लो कैसा सवाल है ना। पहिया है, चक्कर लगा रहा है। आओ इस सवाल को लगाने की कोशिश करो। हम 20 सेकंड में मिलते हैं आपको, 20 सेकंड्स ओनली। क्वेश्चन आपके सामने है। एक पहिए का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है। 44 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। सेम क्वेश्चन। बताओ अर्धव्यास मतलब r दिया हुआ, तो इसकी परिधि निकाल लो। पहले परिधि निकाल लोगे तो 2πr होता 2 गुणा 22/7 गुणा 14, 7 दूना 14, 22 दूनी 44, 88 ना, 88 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ना, 88 सेंटीमीटर। एक चक्कर में 88 सेंटीमीटर गया। 88 सेंटीमीटर का मतलब होता 0.88 मीटर, है ना। अब क्या जाना 44 किलोमीटर दूर जाना। भैया 44 किलोमीटर माने क्या होता 44,000 मीटर होता है। अब इसको आप 0.88 से जाएंगे मीटर से, तो 2 जीरो और बढ़ाइए, 10 जाएगा। अब 44 दूना 88 और यहाँ पर 1 बचेगा, तो 2 बचे 10, 5 बचेगा, 5 लिखकर 1 2 3 4, 50,000 चक्कर लगाना चाहिए। कहाँ है, ये रहा। कितना चक्कर लगेगा 50,000 चक्कर लगेगा। अच्छा सवाल है ना। अब पहिया जब आप साइकिल या बाइक चलाते हो कि कितनी बार पहिया घूमता है। बताओ एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता। पहिए की त्रिज्या बता दो, बिल्कुल मिल जाएगा। बताओ 88 किलोमीटर जाने में एक चक्कर की दूरी बता दो। एक चक्कर दूरी यानी परिधि की दूरी हम निकाल रहे हैं डायरेक्ट। देखो 1000 चक्कर लगाया है ना 88 किलोमीटर जाने में। 88 किलोमीटर माने 88,000 मीटर गया था और 1000 चक्कर लगाया है। इसका मतलब एक चक्कर में वो 88 मीटर गया है। और परिधि बराबर 2πr होता है। बताओ 2πr और बराबर 88 दिया हुआ। क्या आप 22 दूना 44, 44 दूना 88 कर सकते हो। r बराबर क्या हो जाएगा 7 दूना 14 मीटर। बाप रे, ये पहिया है कि पहवा। कोई अगर पहिया है पहवा 14 मीटर, उसकी त्रिज्या यार वो बहुत बड़ा सा होगा ना। अब क्या करें, हम लोग तो मैथ पढ़ रहे हैं, हमसे क्या मतलब पहिया कितना बड़ा होता है। आओ देखा जाए। एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता तथा इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आओ समझने की कोशिश करें। ये आज का आखिरी सवाल रहेगा। आओ समझते हैं। पहले एक वृत्त बना देता हूँ और उसके बाद एक अर्धवृत्त खींचना है। अर्धवृत्त का व्यवस्था तो हमारे पास नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बना लेंगे। एक अर्धवृत्त भी खींचा जाता है, ये रहा। अब कह रहे हैं इनके अंदर एक वर्ग खींचा गया। वर्ग कहाँ है, यह देखो, ये है वर्ग। ओ गजब का वर्ग बन गया है। और इसके अंदर भी एक वर्ग खींचा गया। बन जाओ भाई, एक बन जाओ बन जाओ बन जाओ, ये रहा। अच्छा वर्ग बना, हाय जैसा लग रहा, मान लो वर्ग है। अब करें इन्हीं दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। भाई एक बात बताओ, हम इसका विकर्ण खींचते हैं ऐसे। आप जानते हैं अगर हम वृत्त की त्रिज्या को r मान लें तो इसका मतलब वर्ग का विकर्ण जो होगा 2r हो जाएगा। और वर्ग का विकर्ण अगर 2r होगा तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल देखो निकलने जा रहा है। इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा 2r गुणा 2r बटा 2। तो काट दो, कितना आ गया 2r स्क्वायर।
यहाँ छोड़ दो, इसका क्षेत्रफल आ चुका। अब इसके क्षेत्रफल पर चर्चा करें। यहाँ केंद्र होगा, हम मान ले इस वर्ग की भुजा ए है, अगर वर्ग की भुजा हम ए मान ले तो यह भी ए होगा। अब यहाँ से अगर हम इसको यहाँ से मिला दें ऐसे, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक a/2 हो जाएगी, a/2। अब यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा, दिखाई पड़ रहा समकोण त्रिभुज, जिसमें त्रिज्या तो आ रही है, कह रहे हैं ना, उसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए। तो हम लिख सकते हैं a² प्लस a/2 का स्क्वायर और बराबर r² अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। अब क्या होगा, a² प्लस a²/4 बराबर r²। अब बताओ क्या हो, 4a² प्लस a² यानी 5a²/4 बराबर r²। तो बताओ a² बराबर यहाँ क्या हुआ, a² बराबर हुआ 4r²/5, यानी छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 4r²/5 और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल 2r²। और करें दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात बता दो और निकालते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2r² और अनुपाते यहाँ लिखता हूँ 4r²/5। अब ये दोनों r² तो कैंसिल हो जाएंगे और इस 2 से ये 4 भी कट जाएगा और ये 5 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5:2। तो मेरे भाइयों, हम लोगों ने 68 क्वेश्चन देख लिया, 68 नंबर क्वेश्चन देख लिया और हम उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर समझ पा रहे हो। अगर कहीं आपको कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो ये नंबर बहुत जादुई नंबर है, करामाती है। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी है, आपकी प्रॉब्लम का तुरंत इलाज किया जाएगा। थोड़ा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, अपनी जिम्मेदारियां जरूर महसूस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।